खूबसूरती का घमंड। मेरा नाम मोहिनी है और मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरे कमर तक लंबे घने बाल थे और मैं काफी गोरी थी। मेरा फिगर आज की किसी भी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं था। बड़ी बड़ी खूबसूरत हिरन जैसी आंखें, जिनकी पलकें बहुत घनी थीं, और होंठ एकदम कमल की पंखुड़ियों जैसे। ऐसा नहीं है कि मुझ में सिर्फ बाहरी सुंदरता थी, मुझ में गुण भी थे। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी और मेरी आवाज भी बहुत सुरीली थी। जब मैं मुस्कुराती तो अक्सर लोग मुझे देखते ही रह जाते थे, क्योंकि मेरी हंसी में भी एक ऐसी खनक थी जो किसी संगीत जैसी लगती थी। आखिर ऐसा क्या नहीं था जो मेरे पास नहीं था? और बस इन्हीं सब तारीफों को सुनते सुनते मैं बड़ी हुई, और ये सारी तारीफें कब मेरे लिए मेरी खूबसूरती पर घमंड बन गईं, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इतना घमंड हो गया कि मेरे बड़े होने पर जितने भी मेरे लिए रिश्ते आए, मैंने उन सबको मुंह पर मना कर दिया। मैंने साफ कह दिया कि मुझे इनमें से किसी से भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये सब मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। अगर मैं शादी करूंगी तो किसी पैसे वाले से करूंगी। मेरी शादी इन छोटे मोटे घरों में रहने वाले लोगों में नहीं होगी, बल्कि एक हाई सोसाइटी के बंगले के मालिक से मेरी शादी होगी। और इस तरह से इनकार करते करते वक्त गुजर गया, और सच कहूं तो समय बढ़ रहा था, पर मेरी खूबसूरती कम होने की जगह और बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा, जो मेरा बचपन का दोस्त था, और बहुत अच्छा दोस्त ना सही, लेकिन हाँ, दोस्त से कम भी नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उसका मेरे घर पर आना जाना था। उसका नाम आरव था। उसका रिश्ता सबसे पहले मेरे लिए आया था। उस वक्त मैं अपने कॉलेज में पढ़ रही थी, पर मैंने तब उसे इनकार कर दिया था। इसके बाद 4 साल बीत गए, लेकिन जब 4 साल के बाद फिर से उसका रिश्ता मेरे लिए आया, तो मैं दंग रह गई। मैं सोचने लगी कि भला कोई इंसान एक बार अपनी बेइज्जती होने के बाद दोबारा रिश्ता कैसे भेज सकता है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस बार बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि पहले जब ये रिश्ता आया था, तो मैंने अपने घर वालों को ये बहाना बना दिया था कि लड़का कुछ करता भी नहीं है, तो फिर मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करूं। लेकिन अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। मैं जब अपनी सहेली के घर से वापस आई, तो मुझे वो लोग सोफे पर बैठे हुए दिखे। उन सबको एक साथ बैठा हुआ देखकर मुझे कहीं न कहीं समझ आने लगा कि ये लोग एक साथ क्यों आए हैं। मेरी नज़र मेरे माँ बाप के चेहरे पर गई, तो मुझे वहां काफी खुशी और सहमति दिखाई दे रही थी, क्योंकि लड़का अब सरकारी नौकरी वाला हो गया था। और हमारे समाज की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि सरकारी नौकरी वालों को रिश्ता तुरंत मिल जाता है। लेकिन मुझ पर सरकारी नौकरी का कोई असर नहीं था, क्योंकि मैं तो अपनी खूबसूरती के गुरूर में ही अपने आप को इससे भी ऊंचा समझती थी, और इसीलिए मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और कमरे में रखी हुई चीजों पर अपना गुस्सा निकालने लगी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और सांसें भारी हो रही थी। मैं सीधा जाकर अपने आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को ध्यान से देखने लगी। मेरे चेहरे पर जो घमंड था वो साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, अपने नैन नक्श को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर खुद से ही सोचा कि क्या सच में वो लड़का मेरे बगल में खड़े होने के भी लायक है। मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक ऐसा लड़का जिसके लिए मैं पहले ही मना कर चुकी थी। बाहर से मुझे उन लोगों की बातचीत की आवाजें आ रही थी। मेरी माँ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी, जो मुझे और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। मैंने अपना पर्स उतारकर साइड टेबल पर फेंक दिया और गुस्से में इधर उधर टहलने लगी। मेरा दिमाग इस वक्त भयंकर उलझन से भरा हुआ था। मुझे घुटन सी होने लगी थी, तो मैंने खिड़की के पर्दे हटा दिए। बाहर धीरे धीरे शाम गहरी हो रही थी, और यहाँ अंदर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने पैरों को पटकते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं बोलूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तभी मुझे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मेरी मम्मी मुझे बाहर बुलाने के लिए बड़े प्यार से पुकार रही थी, मोहिनी बेटा, तुम भी बाहर आ जाओ। लेकिन जब मैंने कुछ देर तक दरवाजा नहीं खोला, तो वो बात संभालने के लिए सबकी तरफ देखकर कहने लगी कि
लगता है वो अच्छे से तैयार हो रही है, इसीलिए उसे वक्त लग रहा है। हालांकि मुझे तैयार होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं तो बिना तैयार हुए ही इतनी खूबसूरत लगती थी। लेकिन मैं जानबूझकर उन्हें ना कोई जवाब दे रही थी और ना ही दरवाजा खोल रही थी। जब थोड़ी और देर बीत गई और मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो मेरी माँ ने और तेजी से दरवाजा बजाना शुरू किया। तब मैं गुस्से में उठकर एक झटके से दरवाजा खोल दिया। कुछ लम्हों पहले तक उनके चेहरे पर जो हंसी दिख रही थी, जैसे ही वो मेरे कमरे में आईं और उन्होंने दरवाजा बंद किया, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एक सेकंड में बदल गए। वो मुझ पर गुस्सा करते हुए बोली, पागल हो गई हो मोहिनी, मैं तुम्हें कब से बाहर आने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन तुम हो कि यहाँ बैठी हो। तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा? तुम क्या मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही थी? अब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मैंने झल्लाते हुए लापरवाही से कहा। और पहले भी तो मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था ना वो, तब तो आप लोगों ने खुद ही मना कर दिया था। मेरी माँ कहने लगी, हाँ, हमने मना किया था, क्योंकि तब तुम पढ़ रही थी और तुम्हारी शादी की कोई खास उम्र भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तब वो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अब वो सरकारी नौकरी करता है। साथ ही साथ पता है, उसे रहने के लिए क्वार्टर भी मिल रहा है। ये रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। परिवार की और भी कई लड़कियां इस रिश्ते के लिए इंतजार कर रही हैं, लेकिन ये तुम्हारी अच्छी किस्मत है मोहिनी कि हमारे इनकार करने के बावजूद भी वो लोग एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आए हैं। देखो बेटा, तुम्हारे पापा और आरव के पापा के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसी वजह से उन्होंने हमारे पहले इनकार का बुरा नहीं माना और इसीलिए अब हम इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाले हैं। अब तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है। मैंने भुनभुना कर जवाब दिया, तो सरकारी नौकरी लग गई है तो क्या हो गया? शक्ल तो उसकी वही पुरानी वाली है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया ना। वो पहले भी काला था और अब भी काला है। बल्कि मैंने तो अभी उसे बाहर देखा तो मेरा मूड ही खराब हो गया। उसकी शक्ल तो और ज्यादा काली हो गई है। मेरी माँ ने मुझे बेड पर आराम से बिठाया और मेरी पीठ सहलाते हुए मुझसे बोली, देखो बेटा, आदमी बाहर मेहनत करता है, जिस वजह से उसे जलती हुई धूप में भी घूमना पड़ता है, तो इसी वजह से कई बार उनका रंग काला पड़ जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि आदमी की शक्ल नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी नौकरी, उसका घर और उसकी कमाई देखी जाती है। तुम भी अब अपनी ये फिजूल की बातें बंद करो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। सच कहती हूँ बेटा, तुम्हारी पूरी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। जरा सोच कर तो देखो, तुम्हें अलग से आरब के साथ रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा, वहां ना जाने कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं। और तो और, आरब की माँ बता रही थी कि मेडिकल की सुविधा भी फ्री है। तुम आराम से उसके साथ वहां एक आजाद जिंदगी जी सकती हो। मैंने ये सुनते ही गुस्से से तेज आवाज में कहा कि फ्री का मेडिकल, क्वार्टर और उसकी नौकरी का क्या मैं अचार डालूं, जब मुझे वो लड़का ही पसंद नहीं है। मेरी आवाज काफी ऊंची हो गई थी, जो शायद कमरे के बाहर तक भी पहुंच रही थी, जिससे माँ घबरा गई और बोली, धीमे बोलो मोहिनी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी आवाज बाहर जा रही होगी। मैंने बड़े ही ऐंठ कर कहा, तो जाने दीजिए बाहर आवाज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी नहीं करूंगी। बाकी उन्हें परिवार की किसी भी लड़की से शादी करनी हो तो जाकर कर लें। माँ ने कड़क अंदाज में कहा, मोहिनी, तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ बार बार क्यों आया होगा? अरे पागल, वो बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि वो असल में तुझे बहुत पसंद करता है। मैंने तीखे अंदाज में कहा, तो इसमें कौन सा वो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझ में कोई कमी है। मैं क्या कोई अंधी लंगड़ी हूँ जो मेरे दरवाजे पर अगर कोई 2 बार आ गया तो बस मैं उसका हाथ पकड़कर चल दूं? भाड़ में जाए उसकी पसंद और उसका प्यार। सच तो यही है कि एक आदमी को एक औरत से कभी भी कोई सच्चा प्यार नहीं होता। ये सब सिर्फ किताबी बातें होती हैं। मेरे इतना बोलते ही कमरे में खामोशी छा गई। मेरी सांसें गुस्से के मारे तेज चल रही थी और माँ भी मुझे घूर कर देख रही थी। वो भी गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन इस वक्त वो बेबस थी। ज्यादा तेज आवाज में मुझे कुछ भी कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा और शायद ये बात बाहर उन लोगों तक भी पहुंच जाए।
ये सब जानने के बावजूद भी मैं अपने गुरूर पर टिकी रही। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनके आगे नहीं झुकूंगी और इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। घमंड में ठुकराया सच्चा रिश्ता। माँ ने मुझे बहुत समझाया, प्यार से भी और थोड़ा सख्त तरीके से भी, लेकिन मैं समझने को तैयार नहीं थी। बाहर बैठे हुए वो लोग भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरा फैसला टस से मस नहीं हुआ था। मुझे एहसास हो रहा था कि आरव बेसब्री से मेरे जवाब का इंतजार कर रहा होगा। हो सकता है मेरी आवाज भी वो साफ सुन रहा हो, लेकिन मैंने खुद को कमरे में ही बंद कर लिया और बाहर जाने से साफ मना कर दिया। जब तकरीबन 1.5 घंटा बीत गया तो मैं सोचने लगी कि ये लोग तो बड़े ही बेशर्म हैं। अच्छे से देख रहे हैं कि मैं कमरे से बाहर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मेरे घर से जा ही नहीं रहे हैं। इसी वक्त मुझे पापा की आवाज सुनाई दी, जिसमें वो कह रहे थे कि तो फिर रिश्ते की बात पक्की समझी जाए। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं, मैंने गलत सुन लिया, लेकिन जैसे ही मुझे यकीन हुआ मैं गुस्से से भड़क उठी। ये कैसे हो सकता है? मेरे मना करने के बावजूद भी पापा इस बात को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? मम्मी ने मुझे वहीं रोका और एकदम से उठकर बाहर चली गई, पर मैं कहाँ रुकने वाली थी। मैं भी उनके पीछे ही बाहर निकल गई। मम्मी ने तो इस खुशी में उन लोगों को मिठाई खिलाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अपने घमंड के साथ पैर पटकती हुई उनके सामने पहुंची। मेरे बाल उस वक्त काफी बिखरे हुए थे और हवा में लहरा रहे थे और मेरी चाल में भी अकड़ थी। चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिख रहा था। मुझे इस हालत में देखकर सबकी नजरें एकदम से मेरी तरफ उठ गईं। कमरे में बैठे हुए सभी लोग जैसे पत्थर के हो गए। मैंने बिना किसी तमीज के ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं पहले ही इस रिश्ते के लिए मना कर चुकी हूँ और आप लोग हैं कि यहाँ पर शादी की डेट फाइनल करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मुझे इस काले लड़के से शादी नहीं करनी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेरी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। इतना कहकर भी मैं रुकी नहीं। मैं और ज्यादा कड़वे अंदाज में बोली कि वैसे भी अगर इसे सरकारी नौकरी मिल भी गई है तो क्या हो गया? इसकी शक्ल तो देखो, ये देखने में कैसा लगता है। एक नजर आप इसे देखिए और मुझे देखिए। आप लोगों को क्या लगा कि मैंने पहले इसलिए मना किया था क्योंकि इसके पास नौकरी नहीं थी? जी नहीं, नौकरी की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मेरे बगल में खड़े होने के लायक तक नहीं है। अगर ये कल को कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी बनकर आ जाए ना, मैं तब भी इससे शादी नहीं करूंगी। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती ही चली जा रही थी और मेरे शब्द जहर बनकर उनके कानों में घुल रहे थे। आरव की मम्मी माधवी आंटी, जो मेरे साथ हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी, वो बिल्कुल मेरे लिए माँ जैसी ही थी। वो भी मेरी ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गईं। उनके चेहरे पर दुख और हैरानी एक साथ दिख रही थी, जैसे वो भरोसा नहीं कर पा रही थी कि ये वही लड़की है जिसे वो बचपन से देख रही थी। आरव की बहन गार्गी की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। वो चुपचाप बैठी हुई मुझे देख रही थी, जैसे उसके पास शब्द खत्म हो गए हों। मेरे माँ बाप के चेहरे सफेद पड़ गए थे। वे परेशानी और शर्मिंदगी से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा शांत शक्ल आरव की ही थी। वो चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा दिख रहा था, ना ही कोई शर्मिंदगी। बस अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर दिया हो। वो धीरे से उठा, जैसे वो पहली बार मेरे मना करने पर उठा था। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना ही पलटकर कोई जवाब। बस धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मुझे अभी भी चैन नहीं मिला था। मेरा गुरूर अभी भी मुझे 7वें आसमान पर चढ़ा रहा था। मैंने उसके पीछे चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी शादी मुझसे तभी हो सकती है जब तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। ये सुनकर वो दरवाजे पर कुछ पलों के लिए रुका। उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, जिनमें शिकायत नहीं बल्कि अजीब सी नरमी थी, और एकदम से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो कह रहा हो कि कोई बात नहीं, जो कहना है कह लो। फिर वो मुड़कर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से घर का माहौल बदल गया। इसके बाद उसके घर वाले भी उठकर चले गए। उनके जाते ही मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्से से भड़क उठे। वो इस वक्त बहुत दुखी और शर्मिंदा थे। वो कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही पैदा हुई हो? अरे तुम्हारी ये दिखावटी खूबसूरती तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल चुकी है। मैंने बहुत अकड़ कर कहा कि हाँ, वो तो मैं हूं ही खूबसूरत, और इसीलिए जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। मेरी बात सुनकर वो लोग और भड़क गए और माँ ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, जिसकी तेज जलन मेरे चेहरे पर फैल गई। लेकिन मेरे अंदर जो जिद थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें फिर से मना कर दिया, जैसे मैंने फैसला कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो मैं उनके आगे नहीं झुकूंगी। कहते हैं कि इंसान को उसका घमंड अक्सर ले डूबता है, और अब मैं भी वही गलती कर रही थी। अब देखना ये था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त मुझे इसका जरा सा भी एहसास नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैंने जिन जिन रिश्तों को मना किया था उन सबकी शादियां हो गईं, और उनकी शादियां काफी अच्छी लड़कियों से हुई। मेरे परिवार में जो मेरे कजिन्स उम्र में छोटे थे उन सबकी भी शादियां हो गईं। अब सिर्फ मैं ही रह गई थी, क्योंकि मुझे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। मेरी उम्र 30 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर आखिरकार वो दिन आया जब मुझे मेरी पसंद का रिश्ता मिला। देर से ही सही, लेकिन वो रिश्ता तय होने के बाद मुझे लगा कि यही मेरे लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है। लड़के की उम्र मेरे बराबर ही थी, उसकी सिर्फ एक माँ थी, और लड़का बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था, बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए था। उसका अपना बड़ा सा घर था जो किसी बंगले से कम नहीं था, और एक गाड़ी भी थी। मेरे लिए ये सब कुछ काफी था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में अभी तक किसी भी लड़की की शादी ऐसे घर में नहीं हुई थी जहां गाड़ी हो। इसीलिए मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और ज्यादा कुछ सोचा समझा नहीं। ये रिश्ता मेरी फ्रेंड के एक रिश्तेदार ने बताया था। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम अच्छे से अभी भी मत सोच लो। न जाने क्यों हमें ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोग ज्यादा कुछ ठीक से बात ही नहीं करते हैं, और लड़का भी कितना कम बोलता है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो शायद बहुत गुस्से वाला है। मैंने तुरंत जवाब दिया कि तो अच्छा है ना, आदमी थोड़ा गुस्से वाला ही होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी हर वक्त औरतों के सामने नरम बनकर झुकता रहता है वो असल में मर्द ही नहीं होता। मेरे माँ बाप तो पहले से ही मुझसे बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि मैं इससे पहले न जाने कितने रिश्ते ठुकराकर उन्हें बेइज्जत कर चुकी थी। इसीलिए उन्होंने फिर मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की और जल्दी से मेरी शादी नीरज से कर दी। पहला थप्पड़ और टूटा भ्रम। नीरज की फैमिली बहुत छोटी थी और इसीलिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके मैंने सपने देखे थे। शादी पर उन्होंने बहुत खर्चा किया था, हर चीज शानदार हुई थी। मेरे लिए लहंगा भी बहुत अच्छा भेजा था, जिसे पहनकर मैं खुद को राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी। हर तरफ बस तारीफें ही तारीफें थीं और मैं अंदर से गर्व महसूस कर रही थी। और इस खुशी और गुरूर के साथ मेरी शादी नीरज से हो गई। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में आया तो मैं बहुत खुश थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घूंघट की ओट से मैंने देखा तो वो काफी हैंडसम था। उसकी गहरी आंखें, उसका गोरा रंग और चेहरे पर एक खास तरह का रौब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। मैंने सोचा कि जितनी खूबसूरत मैं हूँ, आज भगवान ने बदले में मुझे उतना ही हैंडसम पति दिया है। वो धीरे धीरे चलता आया और मेरे सामने बैठ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी जिसमें उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसने बड़े ही प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और उसमें एक हीरे की अंगूठी पहना दी। उसके एहसास में ठंडक थी। मैंने धीरे से कहा कि अभी तक तो आपने घूंघट उठाकर मेरा चेहरा ठीक से देखा भी नहीं और मुंह दिखाई का तोहफा पहले ही दे दिया। वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मैं पहले से ही जानता हूँ। ये बात सुनकर मैं अंदर से फूली नहीं समाई, क्योंकि सच कहूं तो उसकी आवाज भी बहुत रौबदार थी। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा लगा। मैं अपने ख्यालों में खोई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का ये फैसला सबसे बेहतरीन रहा। लेकिन तभी अगले ही पल सब बदल गया। उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया।
मैं हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। मैंने तुरंत अपने गाल पर हाथ रखा। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मेरी माँ ने मुझे जरूर थप्पड़ मारा था, लेकिन वो अलग बात थी। उसमें डांट होती थी, माँ का गुस्सा होता था, लेकिन यहाँ इस थप्पड़ में सब कुछ अलग था। इसमें एक अजीब सी ताकत थी, जैसे मुझे नीचा दिखाने के लिए मारा गया हो। मैं अभी भी उसे देख रही थी कि वो मेरी तरफ झुका और बहुत ठंडे अंदाज में बोला, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा है ताकि तुम अपनी औकात हमेशा याद रखो। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मेरे अंदर की सारी खुशी एक पल में खत्म हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके तुरंत बाद उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया और वो मेरी खूबसूरती की खूब तारीफें करने लगा, जैसे अभी 1 मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक पल पहले उसका इतना भयानक रूप और अगले ही पल वो एकदम नरम पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी की असली पर्सनालिटी क्या है। वो वक्त किसी तरह गुजर गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं बस सोचती रही कि ये सब क्या था। सुबह हुई तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। वो एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ चुका था। दोपहर हुई तो मैंने एक स्लीवलेस सूट पहन लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो तुरंत गुस्से में आ गया और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला कि तुमने इस तरह का सूट क्यों पहना है? तुम सबको क्या दिखाना चाहती हो? जाओ, कोई दूसरा सूट पहन कर आओ। उसकी आवाज में ऑर्डर था। मैं तुरंत उठी और बिना कुछ कहे कपड़े बदल दिए। रात को उसका व्यवहार फिर से नॉर्मल हो गया। वो फिर से बातें करने लगा, जैसे सब ठीक हो। मेरी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक ही इंसान एक दिन में इतनी बार कैसे बदल सकता है। मैंने ये किसी को भी नहीं बताया था। मैं आखिर किस मुंह से बताती कि मैंने जो शादी अपनी मर्जी से की है, जिस शादी के लिए मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, मैंने जिद करके इस रिश्ते को स्वीकार किया, उसमें मेरे साथ क्या हो रहा था। अब अगर मैं कुछ भी कहती तो सब लोग मेरी ही कमियां निकालते। जब मेरे पास मेरे माँ बाप का फोन आया तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि हाँ, वो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आवाज थोड़ी शांत जरूर लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। शायद वो भी सच सुनना नहीं चाहते थे। मेरे चेहरे पर थप्पड़ का निशान अभी भी हल्का सा दिख रहा था। मैंने उसे मेकअप से छुपा लिया। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। मेरा चेहरा आज भी वैसा ही था, बहुत खूबसूरत, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने सोचा कि शायद मेरी सास अच्छी होंगी। अगर वो मेरा साथ देंगी तो यह हालत बेहतर हो जाएगी। मैंने फैसला किया कि जैसे ही घर के सारे मेहमान चले जाएंगे, मैं अपनी सास से इस बारे में बात करूंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं कमरे में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरी नई जिंदगी की सच्चाई धीरे धीरे मेरे सामने आ रही थी। जब मेहमान चले गए तो घर में सन्नाटा फैल गया। मैंने हिम्मत की और अपनी सास के पास गई। वो बेड पर बैठी हुई थी। मैंने उनके सामने बैठकर बहुत नरमी से बात शुरू की। मेरी आवाज में पूरा सम्मान था और उम्मीद भी। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से कहा कि शादी के पहले दिन ही जब इन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी सास की आंखों में जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी हैरानी नहीं थी। वो एकदम सीधे सपाट अंदाज में बोली कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं। मर्दों का हाथ अक्सर औरतों पर उठ ही जाता है। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। उनके अंदाज में ऐसा भाव था जैसे ये सब बहुत मामूली बात हो और मैं बिना वजह बात को बड़ा चढ़ाकर कह रही हूँ। मैं तो दंग ही रह गई। टूटते सपने और कैद जैसी जिंदगी। वो मुझे समझाते हुए बोली, एक बात बताओ, मेरे बेटे में तुम्हें कोई कमी दिखती है क्या? देखो कितना हैंडसम है वो। और पति ऐसे ही होते हैं। वो कभी कभी प्यार से अपनी पत्नियों को थप्पड़ लगा देते हैं। पत्नी को भी कभी कभी अपने पति की शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे खुश रहना चाहिए। ये सब हर पति पत्नी के बीच होता है।
इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर एक थप्पड़ तुम्हें पड़ भी गया तो क्या हो गया? तुम कौन सा टूट कर बिखर गई? उनके शब्द सुनते ही मेरी तो सारी उम्मीद ही टूट गई। मैंने फिर धीरे से कहा, लेकिन भला ऐसे करता कौन है? मेरी आवाज में बेबसी थी, लेकिन वो मेरी बात काटते हुए बोली, ऐसा मेरा बेटा करता है। बस अब बात यहीं खत्म करो, बिना बात क्यों बढ़ा रही हो? उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे चुप करा दिया, जैसे कि वो अब और कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर वो कहने लगी, चुपचाप अपने पति के साथ रहो, खुद को भी संभालो और उसको भी। अब चाहे प्यार से हो या फिर लड़ाई से, जो मर्जी करो, लेकिन मुझे ये सारी बातें बताने मत आया करो। मेरी जिंदगी में वैसे ही और भी बहुत दिक्कतें हैं। इसका बाप भी ऐसा ही था। मेरी सारी उम्र उसे यूं ही बर्दाश्त करते निकल गई। अब मैं नीरज की हरकतों को नहीं झेल सकती। तुम उसकी पत्नी हो और इसीलिए इन चीजों से तुम खुद ही डील करो। वो चुप हुई तो कमरे में एक भारी खामोशी पसर गई। मैं कुछ पल वहां बैठी रही, जैसे मेरे पास अब कुछ भी कहने को नहीं बचा। मेरे दिल में अजीब सी ठंडक और खालीपन था। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन सच ये था कि उनसे मुझे कोई सहारा नहीं था। मैं फिर अपने कमरे में चली आई। मेरे कदम भारी हो चुके थे। कमरे में आकर मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। मेरी नजरें जमीन पर थीं और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि सच में अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी अब एक जंग जैसी बन चुकी है? मैंने खुद से सवाल किया तो जवाब मिला कि अब मुझे ही सब कुछ सहना है, खुद ही संभालना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बता सकती थी। अगर मैं उन्हें सच बताती तो वो यही कहते कि ये रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से ही किया था, हमने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। ये सोचकर मैंने सिर पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं सोचती रही कि जिस जिंदगी के मैंने इतने सुनहरे सपने सजाए थे, वो इस तरह से बदल जाएगी, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। बस इसके बाद क्या था? ये वही जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें ना तो मेरे पास लड़ने के लिए कोई हथियार था और ना ही हिम्मत थी, और जिससे लड़ना था वो भी तो मेरा अपना पति ही था। मैं सोचने लगी, क्या हर औरत को ऐसा ही करना पड़ता है? क्या सब चुप रहती हैं, खामोश रहकर सब सहती हैं? अब मेरी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। सुबह उठती तो दिल में डर होता कि आज ना जाने मेरे पति का मूड कैसा होगा। अगर उसके चेहरे पर मुझे कठोरता दिखती तो मैं घबरा जाती। अगर वो चुप रहता तो भी मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मुझे पता था कि खामोशी के बाद भी अक्सर तूफान आ जाता है। वो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता और फिर एक के बाद एक ना जाने कितनी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता। वो मुझे ऐसी ऐसी कठोर बातें सुनाता जो मेरे दिल को छलनी कर देती थी, और हाथ उठाना तो जैसे उसके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। ना तो वो कभी वक्त देखता था और ना ही जगह। जब चाहता तब मुझ पर हाथ उठा देता, चाहे हमारे कमरे में हो, ड्राइंग एरिया में या फिर अपनी माँ के सामने। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं कभी अपने चेहरे को हाथ से छुपाने की कोशिश करती, कभी साड़ी के पल्लू से, कभी मेकअप से, लेकिन उसका हाथ रुकने का नाम नहीं लेता था। एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और समझाने लगी, जैसे कि वो मेरी कोई बहुत बड़ी भलाई की बात कर रही हो। बोली, देखो मोहिनी, आदमियों को बाहर की बहुत सारी टेंशन होती है और इसीलिए वो अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वो बाहर का गुस्सा पत्नियों पर निकालते हैं, इसीलिए तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, और चुप रहना चाहिए। वो मुझसे कहने लगी कि तुम ही बताओ, तुम्हें इस घर में भला किसी चीज की कमी है? मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुनती रही और दिल में खुद से सवाल करती रही कि क्या वाकई मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। सच तो ये था कि उस घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। रोज अच्छा खाना बनता था, सब कुछ मौजूद था, मुझे शॉपिंग भी खूब कराई जाती थी, सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन अगर एक चीज नहीं थी जो किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो वो थी इज्जत। मैं घर के सारे काम करती थी, सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थी, खाना बनाती, सफाई करती, सबका ख्याल रखती, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ जहरीले शब्द, ताने और मार मिलती थी। मेरा पति किसी भी तरीके से मेरा कोई ख्याल नहीं रखता था। ना तो वो मेरी कोई बात सुनता था और ना ही मेरे जज्बातों को समझता था। उसका व्यवहार हर पर बदलता रहता था। एक दिन अगर वो ठीक होता तो मैं थोड़ा सा दिल में सुकून महसूस करती कि शायद अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा,
लेकिन फिर अगले ही दिन उसका वही रवैया, वही गुस्सा वापस आ जाता और मेरी सारी उम्मीदें बिखर जाती। मैं अक्सर रात को जागती और सोचती कि क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैंने अपने गुरूर में इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया था। मैंने अपनी लाइफ को लेकर ऐसे सपने तो नहीं देखे थे। मेरे पास तो सब कुछ था, मैं इतनी खूबसूरत थी, लेकिन मुझे आज क्या मिला? इसी उलझन में मेरे दिन गुजर रहे थे। सच कहूं तो मैं एक कैदी की तरह थी, जहां घर का दरवाजा खुला होने के बावजूद भी मैं कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे उस घर से सिर्फ अपनी सास या अपने पति के साथ ही निकलने की इजाजत थी। धोखे का असली चेहरा। मेरे पति को रोज रात को दूध पीने की आदत थी और उसके साथ में मुझे भी पीना पड़ता था। उसने मुझे दूध तैयार करके लाने को कहा। मैं किचन में गई और गिलास लाकर टेबल पर रखे। तभी उसने मुझे किचन से एक चम्मच मंगवा लिया। मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मैंने अपने पति को मेरे दूध के गिलास में दवाई डालते हुए देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं एकदम से घबरा गई। मैं सीधा उसके पास पहुंची और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगा कि फिलहाल मैं और कोई जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। अब अगर तुमने आज देख ही लिया है तो फिर आगे से खुद ही खा लिया करना। मैंने कहा कि लेकिन इस सबसे तो मेरी हेल्थ को बहुत नुकसान होगा, और आपको पता भी है, आपकी मम्मी मुझे सुबह कह रही थी कि मैं एक बांझ हूं, मैं इस घर को कोई खुशी नहीं दे पा रही, और इधर आप हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं उन्हें जाकर सब बता दूंगी, ताकि वो कम से कम मुझे तो उल्टी सीधी बातें ना सुनाए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो एकदम कड़क अंदाज में बोला, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एकदम चुप हो गई और घबरा गई। मैंने हिम्मत करके कहा कि लेकिन फिर तो लोग यही समझते रहेंगे कि कमी तो मुझ में है। वो बड़े ही लापरवाही से बोला कि ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। उसे सुनकर मुझे लगा कि जैसे वो मेरी आवाज तक को दबा देना चाहता है। मैं अब कुछ कहने के काबिल ही नहीं थी। हर तरफ मुझ पर बहुत प्रेशर था, एक ऐसा प्रेशर जिसे निकलने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये बात बैठने लगी कि शायद ये सब कुछ मेरे अतीत के किए गए कर्मों की वजह से हो रहा है। मैंने ना जाने कितने लोगों को इनकार किया था। उनकी बद्दुआएं, उनके दिल के टूटने का दर्द का असर ही शायद मेरे साथ ये सब आज हो रहा था। भगवान मुझे इसकी ही सजा दे रहा है। ये सब सोचकर अब मैं और ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। मैं चुपचाप भगवान से रह रहकर अपने कर्मों की माफी मांगती थी। मैं दिल ही दिल में उन सब लोगों से भी माफी मांगती थी जिनके साथ मैंने ऐसा किया था। लेकिन सच कहूं तो मेरी तकलीफ कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। मेरी जिंदगी में सुकून खत्म हो चुका था। मैं टूट रही थी, लेकिन बाहर से मुझे चुप रहना पड़ता था। मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें ना कोई आवाज थी और ना ही कोई मेरे साथ था। वक्त गुजरता रहा और मेरी जिंदगी और बेहाल हो गई। उसका वही मूड का पल पल बदलना, सख्त अंदाज, अचानक से गुस्सा, ये सब तो पहले से ही था। अब एक और नई चीज शामिल हो गई जिससे मुझे और बेचैनी होने लगी। शुरू में मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि शायद कुछ बदल गया है। वो पहले की तरह सीधे अब घर नहीं आता था। उसके घर लौटने के वक्त में अब काफी अंतर आने लगा था। वो फोन पर भी चुप कर बातें करता था, और जब मैं कमरे में होती तो अचानक से अपना फोन बंद कर देता या फिर बात को ही पलट देता था। पहले मुझे लगा कि मैं शायद ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी सोच मजबूत होती गई कि जरूर कुछ ठीक नहीं है। वो मुझसे और कम बात करने लगा था। जब वो घर में होता तब भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता। वो अक्सर अपने ख्यालों में खोया रहता, और जब मैं उससे सवाल करती तो वो गुस्से से भड़कने लगता। एक दिन मैंने देखा कि वो रात को देर से घर आया। उसके कपड़ों पर किसी दूसरे परफ्यूम की खुशबू थी जो उसका परफ्यूम नहीं था। मेरे दिल में सवाल थे, लेकिन मैं चुप रही। उस रात मैं सो नहीं सकी और बार बार उसकी बातें और उसके व्यवहार को याद करती रही, और मेरे अंदर शक पैदा होने लगा। अगले दिन मैंने खुद को बिल्कुल शांत रखा, लेकिन मेरी नजर उसी पर थी। मैं देखती रही कि वो फोन पर किससे बात करता है। मैंने नोटिस किया कि वो एक नंबर से बार बार बात करता है, लेकिन जैसे ही मैं पास जाती
तो वो फोन बंद कर देता था। मेरा भरोसा और शक अब दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैंने सोच लिया कि मैं उससे सामने से कुछ नहीं पूछूंगी, बल्कि खुद ही सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। एक दिन वो जल्दी से घर से निकला और उसने बताया कि वो काम पर जा रहा है, लेकिन उसके अंदाज में अजीब सी जल्दबाजी थी। मेरी सास उस वक्त फोन पर अपनी बहन से बात करने में बिजी थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और चुपके से उसका पीछा करने के लिए घर से निकल पड़ी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। वो शहर के एक ऐसे हिस्से में जा रहा था जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी। मैं दूर से ही उसे देखती रही। वो एक घर के अंदर गया। मैंने टैक्सी को वहीं रोका और उतरकर एक साइड खड़ी रही। वक्त गुजर रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो एक औरत के साथ बाहर निकला। वो दोनों खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर जैसे ही वो दोनों अंदर गए, मैंने हिम्मत करके पास जाने का फैसला किया। दरवाजे के बाहर पहुंची तो वहां मैंने सब कुछ सुनने की कोशिश की। अंदर से उन लोगों की आवाजें आ रही थी। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कि बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहे हों। मेरे अंदर तूफान उठने लगा, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने सोच लिया कि अब मैं सच जान कर रहूंगी। मैं उस वक्त वहां से वापस आ गई, लेकिन मेरे अंदर सब टूट गया था। घर आकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को जब वो घर आया तो मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मैंने उससे सीधा पूछा कि ये सब क्या है। मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसे देखा है। वो पहले तो थोड़ा चौंका, फिर एकदम से नॉर्मल हो गया और बड़े ही आराम से बोला कि तुम गलत समझ रही हो। मैंने उसे फिर एक एक करके सारी बात बताई तो वो हंसने लगा और बोला कि अरे तुम औरतें तो पागल होती हो, हर वक्त बस शक करती रहती हो। तुम्हें हर बात में कोई ना कोई दिक्कत नजर आती है। मेरी आवाज ऊंची हो गई। मैंने कहा कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ मैं देख चुकी हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वो बड़ी लापरवाही से बोला, हाँ मैं वहां गया था, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैंने उससे सवाल किया कि वो औरत कौन है और तुम उसके साथ वहां क्यों थे? उसने सीधे अंदाज में कहा, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने उसकी ये बात सुनी तो अपने गुस्से पर से कंट्रोल खो दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। वो तुरंत ही बड़े कड़क अंदाज में बोला कि आदमी ऐसे ही होते हैं, तुम औरतें ये सब नहीं समझ सकती। उसकी बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा। मैंने कहा, क्या मतलब है? वो बेशर्मी से बोला कि मैं एक मर्द हूं और मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके शब्द मेरे लिए जैसे आखिरी उम्मीद तोड़ने वाले थे। मैं रो पड़ी, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा घमंड था, जैसे कि वो खुद को बिल्कुल सही समझ रहा हो। टूटी हुई जिंदगी की खामोशी। घर के अंदर तूफान मचा था, लेकिन बाहर खामोशी थी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती और यही अब सच्चाई है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। मेरी इज्जत, मेरा भरोसा और मेरे सपने सब टूट गए। लेकिन मैं अभी तक उसी घर में कैद थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया था और उसने मुझसे माफी भी नहीं मांगी, लेकिन मैंने फिर भी उसे माफ कर दिया। हालांकि असलियत यह है कि जो इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा ना हो, उसे माफ करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उस घर को अपनी किस्मत मान लिया था। उस घर में मेरी हैसियत बस एक परछाई जैसी थी। मैं सब देखती थी, सुनती थी, लेकिन बोलने का अधिकार खत्म हो गया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और अपने अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन बाहर किसी को कुछ जाहिर नहीं होने देती थी। जब कभी मैं अपने माँ बाप के घर जाती तो चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा लेती। मैं कभी नहीं बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यही कहती कि सब ठीक है और जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। वो लोग भी मेरे सामने नॉर्मल रहते थे, जैसे वाकई में सब ठीक हो।
मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों और अपनी कजिन्स को देखती। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। उनके चेहरे पर सुकून था, उनकी बातों में असली हंसी थी और उनके घरों में शांति थी। मैं उन सबको देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि शादी के बाद तुम्हारी खूबसूरती ढल क्यों रही है। मैं यूं ही मुस्कुराकर कह देती कि मुझे मेरी ससुराल का हवा पानी सूट नहीं कर रहा। लेकिन असली सच्चाई तो मेरे अंदर दबी हुई थी, जिसे मैं कभी जुबान पर नहीं लाती थी। हर दिन मेरे लिए एक परीक्षा था। मैं बाहर से जितनी भी मजबूत दिखने की कोशिश करती, अंदर से उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। मेरी आंखों के पीछे की थकान और दिल की खामोशी हर चीज को खा रही थी। मैं रात भर जागती रहती और सोचती कि ये मेरी जिंदगी कहाँ आकर रुक गई है। मैंने जिस सपने को देखते हुए इस घर को चुना था, वो सपना टूट चुका था। और फिर आखिरकार मेरी जिंदगी में वो दिन आया जिसे मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मेरी सजा का आखिरी दिन था या मेरी आजादी का पहला पल। उस दिन घर में चहल पहल थी। मेरे पति का कोई काम अच्छा हो गया था और वो बहुत खुश दिख रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, जैसे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हो। मैंने खाना तैयार किया और गर्मा गर्म खाना परोसने लगी, क्योंकि मेरे पति को गर्म खाना ही पसंद था। मैं उसके सामने थोड़ी दूर बैठी थी और उसके हर एक अंदाज को देख रही थी। वो बिना कुछ कहे खाना खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया, उसका चेहरा एकदम से बदल गया और उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा उतर आया। उसने तुरंत प्लेट उठाई और एक झटके से मेरे मुंह पर दे मारी। गरम गरम सब्जी मेरे चेहरे पर फैल गई, जिससे मेरी स्किन जलने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मुझे आंखों में तेज जलन महसूस हुई। मुझे उस वक्त बस इतना समझ आया कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द इतना था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और सांस जैसे रुक रही थी। मेरी सास पास में ही बैठी थी और वो ये सब देखकर हंसने लगी। उनके लिए ये जैसे आम बात थी, जैसे मेरी तकलीफ उनके लिए कोई मजाक हो। मैं कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर तुरंत किचन में भाग गई। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया। मेरी सांस उखड़ रही थी। मेरे लिए इस सब पर भरोसा कर पाना मुश्किल था। मैं कुछ देर वहीं किचन में खड़ी रही और समझने की कोशिश करती रही कि ये सब क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में चला गया। मैं तब तक बाहर नहीं आई। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बेल्ट थी, जिसे देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गई और पीछे हट गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अंदाजा हो गया कि अब जरूर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं बार बार अपने साथ होने वाले जुल्म से थक चुकी थी। उसी पल मैं जमीन पर बैठ गई और फिर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि बस करो भगवान, मेरे कर्मों की सजा तुमने मुझे बहुत दे दी। अब तुम मुझ पर दया करो, मुझे किसी भी तरह से बचा लो। मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां खामोशी थी, सिर्फ मेरी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक मुझे अपनी सास की चीखने की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज में भयंकर घबराहट थी। वो कुछ कह रही थी। मैंने आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरा पति जमीन पर गिरा हुआ था। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मेरी सास उसे हिला रही थी और जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। मैं कुछ देर यूं ही खड़ी देखती रही। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर वहीं रुक गई। मेरी सास ने एम्बुलेंस बुलवाई और कुछ देर बाद नीरज को अस्पताल ले जाया गया। पूरा रास्ता खामोशी में गुजर गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर उसे अंदर ले गए और हम बाहर इंतजार करते रहे। मेरी सास दीवार के सहारे बैठ गई थी और बार बार रोते हुए अपने बेटे का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीरे से बताया कि अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। मेरी सास एकदम से चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार बोल रही थी कि मेरे जवान बेटे के साथ ये सब क्या हो गया, और उधर मैं वहीं खड़ी थी। मेरी आंखों में ना आंसू थे, ना ही मुंह में आवाज। बस एक सन्नाटा था,
जो मुझे अंदर से खा रहा था। मैं ना हंस रही थी, न रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे जज्बात एक पल में खत्म हो गए हों। मैं सोच रही थी कि क्या सच में आज मेरी आजादी का दिन था, या अब मैं एक और नई खामोशी में पहुंच गई हूँ। मुझे होश तब आया जब नर्स मेरे पास आई। उसने मुझे हल्के से पकड़ा और कहा कि आप मेरे साथ अंदर चलिए, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिखरी मोहिनी की नई जिंदगी। मैं कुछ पल यूं ही खड़ी रही जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उसके साथ चल पड़ी। मेरे कदम बेजान थे और दिमाग बिल्कुल खाली था। अंदर ले जाकर मेरे चेहरे को उन्होंने साफ किया। वहां जलन थी जो अंदर तक महसूस हो रही थी। फिर किसी ने मेरे चेहरे पर दवा लगाई और पट्टी बांधी। मैं चुप रही। ना मेरे पास कोई सवाल था न जवाब। मेरे दिमाग में बार बार वही पल घूम रहे थे। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं था। उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं इसके बाद अपने माँ बाप के घर आ गई। मैं जैसे ही वहां पहुंची, मेरी माँ मुझे देखकर एक बार फिर से रोने लगी। मेरे पापा भी खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। घर का माहौल बदल गया था। मैंने अपने चेहरे को उस दिन ध्यान से देखा। वहां जलने के निशान थे। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हुआ था, लेकिन उस पर दाग पड़ गए थे। मेरी माँ ने मेरे चेहरे को हाथ लगाया और रोने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला, बस खड़ी रही, जैसे कि मेरे मुंह में आवाज ही ना हो। अब मेरी वो खूबसूरती जो कभी मेरी पहचान थी, जिस पर मैं इतना घमंड करती थी, वो खत्म हो चुकी थी। मेरी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मेरी आत्मा तक अंदर से थक गई थी। मेरी जिंदगी खालीपन में बदल चुकी थी और मैं एक विधवा हो गई थी। दिन गुजरे और फिर 1 साल भी इसी हाल में गुजर गया। मैं घर पर ही रहती, कम बोलती और सोचती ज्यादा थी। हर चीज से दूर थी, न किसी से बात करना, न कहीं जाना। मेरी जिंदगी एक जगह रुक गई थी। इसी दौरान पापा के दोस्त का बेटा, वही आरब, आया। वो मेरे लिए फिर से रिश्ता लेकर आया था। सब कुछ जानने के बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरी हालत देखने के बावजूद भी, मेरे विधवा होने के बाद भी, वो मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसकी बात सुनी तो तुरंत मना कर दिया, लेकिन इस बार मना करने की वजह पहले वाली नहीं थी। इस बार मैं उसे असल में मना नहीं करना चाहती थी, बल्कि सच ये था कि मैं उसकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से कहा कि मेरे साथ शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मैं पहले जैसी नहीं रही। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। तुम मेरे साथ अपना भविष्य क्यों खराब करना चाहते हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा कि मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि तुम पहले जैसी हो या नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था, पसंद करता था, और आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें हर हाल में मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर तुम इसलिए मना कर रही हो कि तुम मेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, तो समझ लो मेरी खुशी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में ही है, फिर वो चाहे जैसी भी हो। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रो रही थी और वो मुझे संभालने लगा। वो बार बार कहता रहा कि अब बस करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे साथ खड़ा रहा। वो कहने लगा कि अब तुम ये आखिरी बार रो लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में एक सुकून था और भरोसा भी, जैसे वो हमेशा अपने शब्दों पर कायम रहेगा। कुछ दिनों बाद हमारी शादी की तारीख तय हो गई। इस बार उसके घर वाले इस शादी में शामिल नहीं थे, क्योंकि वो सब शादी का विरोध कर रहे थे। लेकिन आरब ने सबके खिलाफ जाकर मेरा हाथ थामा। शादी के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, लेकिन ये बदलाव किसी डर या दबाव वाला नहीं था, बल्कि सुकून वाला था, जो धीरे धीरे मेरे जीवन में आ रहा था। मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे मैं खुशी खुशी इस रिश्ते के साथ उसकी जिंदगी में आई हूँ, ना कि किसी एहसान के बदले में। वो कभी भी मुझे मेरे अतीत को लेकर कोई एहसास नहीं दिलाता था कि मेरे साथ क्या हुआ या मेरे चेहरे पर ऐसे निशान क्यों हैं। वो हर वक्त मुझसे सिर्फ नॉर्मल तरीके से बात करता, जैसे कि मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी अपनी शादी से पहले थी। ना तो उसकी बातों में कोई तरस था और ना ही ताना। वो मुझे अपनी फैमिली से अलग ही रख रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊं
जहां मुझे पुरानी बातें याद दिलाई जाएं या मुझे कमजोर कहा जाए। उसकी फैमिली बार बार उसे समझाती कि तुम्हें इससे बेहतर लड़की मिल सकती थी, लेकिन वो कहता कि जब वो बेहतर थी तब आप लोग कहते थे कि उसी से शादी करो, और जब उसके साथ बुरा हो गया है तो आप लोगों को वो बुरी लग रही है। लेकिन मेरे लिए तो वो आज भी वही है, और अब तो वो मेरी पत्नी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो किसी भी बात को हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आने देता था। उसके प्यार की वजह से मैंने धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट कर लिया। वो मुझे आईने के सामने खड़ा करके मेरी कमियों की बात नहीं करता था, बल्कि मुझे महसूस करवाता था कि मैं जैसी भी हूँ उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और उसकी सबसे प्यारी बीवी हूँ, और बस यही काफी है। नई जिंदगी का सुकून। आरब की ऐसी बातें सुनकर मैं रो पड़ती और उससे कई बार माफी मांगती, कभी अपने अतीत की वजह से, कभी अपने जहरीले शब्दों की वजह से, और कभी अपने घमंड की वजह से। वो हर बार मुस्कुराता कहता कि तुम बार बार माफी मत मांगा करो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुमसे नाराज नहीं हो सकता। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू लेती थी। मैं सोचती थी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मैंने आरब को ठुकराया। शायद इसी की सजा भगवान ने मुझे दी। मैं इसी काबिल थी। मैंने उसके साथ रहते हुए महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ बाहरी दिखावे जैसी खूबसूरती या उस पर घमंड करने का नाम नहीं, बल्कि साथ देने का नाम होता है। लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपके जख्मों पर मरहम रख दे तो आप नसीब वाले हैं। मेरे लिए आरब बिल्कुल वैसा ही था। उसने मेरी आत्मा पर लगे जख्मों को भर दिया था जो मैंने नीरज के साथ रहते हुए छुपा रखे थे। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा पति नहीं था, मेरा सहारा था, मेरा दोस्त था, जिसकी वजह से मैं दोबारा जीना सीख पाई थी। वक्त गुजरता गया और मेरी जिंदगी में एक और खुशी आई। मैं माँ बन गई, जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी थी। जब मैंने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया तो मुझे लगा कि मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गईं। मेरे घर में अब मेरी बेटी की हंसी गूंजती थी। वो सन्नाटा जो मेरे अंदर था वो धीरे धीरे खुशी में बदल रहा था। मेरे पति अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते और मुझे हर बार यही कहते कि तुमने कुछ खोया नहीं है, बल्कि बहुत कुछ पाया है। अब मैं पहले वाली मोहिनी नहीं थी जिसके अंदर घमंड था, जो हर बात पर मना करती थी। अब मैं एक ऐसी औरत थी जिसने जिंदगी के हर रंग को देख लिया था और असली सुकून क्या होता है ये समझ लिया था। मैं समझ गई थी कि असली खुशी ऐसो आराम, रुपया, पैसा, खूबसूरती, इन सब में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के मिलने में है जो आपको हर हाल में प्यार करे और हर हाल में एक्सेप्ट करे। और मैं आज वो इंसान पा चुकी थी। मैंने जो घमंड किया उसकी मुझे सजा भी मिली। मैंने जो गलत फैसले किए उनकी कीमत भी चुकाई और उनका दर्द भी झेला। लेकिन जब मैंने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया तो मुझे मेरे पति के रूप में सबसे बड़ा इनाम मिला। तो दोस्तों, क्या आरब जैसा प्यार आज के समय में सच में मिलता है? अपनी राय आप जरूर दें। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और सीख देने के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, रंग, रिश्ते या परिस्थिति का अपमान करना नहीं है। घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना गलत है। हम किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं करते। धन्यवाद।